नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा मेगा पोल का अनुमान आया, लेकिन नतीजे अभी भी बाकी हैं। जी हां, मंगलवार की सुबह अब दूर नहीं है। उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है और एग्जिट पोल ने तो प्रधानमंत्री मोदी की आंधी का इशारा कर दिया। एक बार फिर से विपक्ष के धाराशायी होने का ऐलान भी कर दिया है एग्जिट पोल के आंकड़ों ने। वहीं एक तरफ बीजेपी है जो 400 पार की बात कर रही है, दूसरी तरफ है कांग्रेस जिसने 295 सीटें जीतने का दावा किया है। मेगा पोल में राजस्थान में बीजेपी को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान भी सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने का अनुमान भी लग रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर खुल सकता है इस बार। कौन सी वो सीटें हैं, क्यों आखिरकार नुकसान हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो हम इन्हें लेकर के चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर आज की डिबेट में। एग्जिट पोल में बीजेपी की बन रही है सरकार। एग्जिट पोल में जो राजस्थान के लिए कहा है 7 सीटें कांग्रेस की आ सकती है, आप इसको 15 कर दें। चुनाव के नतीजों से पहले विपक्ष में मचा हाहाकार। और 400 प्लस जो मोदी जी का नारा वो जनता ने आशीर्वाद दिया, पूरा होगा। अब की बार 400 पार उसको निश्चित है। अब की बार 400 के पार। ये आंधी नहीं है, प्रचंड तूफान है। बीजेपी नेता अभी भी दावा कर रहे 400 पार। अनुमान आया, लेकिन नतीजे अभी बाकी हैं। तो एग्जिट पोल का अनुमान सबके सामने है आखिरकार और नतीजों का इंतजार है, लेकिन क्या ये जो अनुमान है ये एग्जिट पोल और इसके आंकड़े वो जब नतीजों में तब्दील होते हैं, इसी तरह से अगर नतीजे आते हैं तो स्थिति क्या रहने वाली है, कहां पर किसको कितना नुकसान और कैसे नुकसान हो रहा है, किसको कितनी भरपाई हो रही है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल मौजूद है, चर्चा पर जाएं। मैं परिचय करवाऊं उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को। एग्जिट पोल में अलवर लोकसभा में रोचक मुकाबले के आसार है। कोटा में भी बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अलवर सीट पर करीबी मुकाबले में भूपेंद्र यादव की जीत के आसार हैं, तो कोटा सीट पर करीबी टक्कर में ओम बिरला की जीत के आसार दिख रहे हैं। ये मोटा मोटा जो मेगा एग्जिट पोल है उसके आंकड़े जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको इंतजार है नतीजों का 4 जून का, जब एक के बाद एक ईवीएम से नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये अलवर और कोटा, जहां पर रोचक मुकाबले के आसार हैं। कोटा में ओम बिरला की जीत के आसार नजर आ रहे हैं, तो अलवर में भूपेंद्र यादव की जीत के आसार हैं। और हमारे साथ हैं आज की चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल, जिससे मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। और साथ ही साथ राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। क्या आखिरकार हाल है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ ही पलों में हमारे खास मेहमान डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, तब उनको भी लेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजीव जैन साहब, सबसे पहले जो आंकड़े देखिए, जो कल से आप एग्जिट पोल के आंकड़े देख पा रहे हैं, 543 में से 355 से 370 के बीच, क्या ये साफ है कि इन आंकड़ों के हिसाब से, और ये आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप इन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसका सीधा सीधा बात तो ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा की, नरेंद्र मोदी की एक आंधी सी चल रही है, जो साइलेंट वेव के रूप में भी सामने आई। क्योंकि मुखर होकर तो जब मतदान हो रहा था तो मतदाता ने अपनी बात रखी नहीं, लेकिन एग्जिट पोल जिस ढंग से होते हैं, जहाँ उनका अपना एक टेक्निकल सर्वे होता है, उनके अपने फार्मूले होते हैं, उस आधार पर जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं, उन अनुमानों से तो यही कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं 2
टर्म के 10 साल के शासन से जनता संतुष्ट रही और आगे भी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के हल होने की उम्मीद भी इसी सरकार से, भाजपा की सरकार से उन्होंने जाहिर की है। यदि यही नतीजे रहते हैं तो लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में इन आंकड़ों के जरिए अगर हम समझने की कोशिश करें जैन साहब, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का काम, उनकी गारंटी, उनकी छवि, या फिर विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, जिस तरीके से उठाए और जिन मुद्दों पर लगातार धरातल पर बात करने की कोशिश की, क्या उनका असर कुछ स्टेट्स में देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी को ज्यादा उम्मीद थी आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी को जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रही है। जो उनका 370 का जो बीजेपी का खुद का आंकड़ा था उसके कहीं ना कहीं करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि 10 साल का शासन से कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट रही और कहीं नाराजगी भी थी। तो उन समस्याओं को कौन हल कर पाएगा, ये विपक्ष से तो उम्मीद नहीं थी, इसलिए जनता को ये उम्मीद थी कि अब जो समस्याएं हैं, महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी है या डेवलपमेंट की चीजें हैं, तो उनको हल करने के लिए उनका भरोसा अभी भी नरेंद्र मोदी पे ही कहीं ना कहीं जाहिर हुआ है। एग्जिट पोल क्या था, अब ये नतीजे ही सामने आएंगे 4 जून को कि क्या रहा क्या रहता है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एनडीए तीसरी बार हैट्रिक के तौर पे एक सरकार बनाने जा रही है। मैं राजस्थान की भी बात करूंगा, मैं राजस्थान पर भी आऊंगा, कुछ सीटों पर बेहद रोचक मुकाबला जैन साहब, उस पर भी आऊंगा। एक एक टिप्पणी नेशनल और ओवरऑल आंकड़ों को लेकर के, देश के आंकड़ों पर हम बात कर लें। आशुतोष रावत साहब, जल्दी से मैं समझना चाहता हूं, ये जो फिगर आ रहा है वो एग्जिट पोल का वो है 355 से 370 एनडीए का, और इंडिया गठबंधन का 125 से 140, अदर्स के खाते में 42 से 52। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान इस हिसाब से, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा 295 सीट का भी है। देखिए हेमंत जी, इसमें जिस आंकड़े में सबसे रोचक चीज है वो ये है कि जहां इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा था, जहां उसको लग रहा था कि वो एनडीए को पीछे छोड़ सकता है, उनमें उत्तर प्रदेश था, उसमें महाराष्ट्र था, उसमें बिहार था और उसमें वेस्ट बंगाल था, जहां पर उनको लग रहा था कि पिछले बार के कंपैरेटिवली वो और ज्यादा अच्छा करेंगे और भाजपा को पिछले बार की अपेक्षा कम सीटें दिला पाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने इन तमाम दावों को ध्वस्त कर दिया है। परिणाम में क्या परिवर्तित होगा वो हमको परसों पता चलेगा, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है तो इन चारों बड़े राज्यों में जिस तरह की उम्मीद इंडिया अलायंस को थी उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे ब्रांड के तौर पर इन चारों राज्यों में अभी भी उभर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों को टिकट रिपीट की गई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद भी इन चारों राज्यों में बम्पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की जो सबसे मेन जो स्ट्रेटेजी थी कि इन 4 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, शायद वो उसमें उतना सफल हुए जैसे नहीं। आप अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और इन राज्यों के अलावा अगर मैं बात करना चाहूं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिनको जोड़ी स्टेट कहा जाता है, वहां पर कितनी उम्मीदें इन आंकड़ों के हिसाब इस वक्त आप देख पा रहे हैं? और जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े बड़े ईमानदारी के साथ इकट्ठा किए हुए आंकड़े हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं। हालांकि नतीजे आना बाकी है, ये नतीजे नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अलावा जब आप हरियाणा की बात करें तो वहां पर कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को एक स्वाभाविक तौर पर होता हुआ पहले से दिख रहा था। वो चुनाव जब होने शुरू हुए थे उस समय से लग रहा था कि वहां 1 से 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो आप गुजरात की बात करें, गुजरात में, मध्य प्रदेश में फिर से एक बार पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी को वापस मिल रही हैं। आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक तौर पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो इन राज्यों के परिणाम तो जैसे दोनों दल अपेक्षित थे उस हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा उलटफेर वेस्ट बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन 4 राज्यों ने शायद इंडिया अलायंस की पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। अगर यही परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो टैली है, जहां अभी आप 125 से 140 तक इंडिया अलायंस को पहुंचाते हुए लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर यही परिणाम इन 4 राज्यों के परिवर्तित होते हैं तो शायद इस टैली में हमको और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। राजस्थान को लेकर के भी जो बातें की जा रही हैं उसमें मैं राजस्थान पे आ जाऊंगा। डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अपूर्वा जी, आपका भी
स्वागत है। राजकुमार जी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अपूर्वा जी पहले एक टिप्पणी, एक कमेंट आपका मैं चाहता हूं कि ये जो एग्जिट पोल हैं इनके आधार पर क्या कहें कि अब की बार 400 पार या सिर्फ नैया पार? अपूर्वा जी, अपूर्वा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है कि अपूर्वा जी तक आवाज नहीं जा रही है, वापस से आने की कोशिश करूंगा। लेकिन राजकुमार जी उससे पहले जरा इन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं, जो आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, और कल से हम ये बता रहे हैं कि जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 355 से 370 तक, और इंडिया गठबंधन 125 से 140 तक। हालांकि आपका दावा जो राहुल गांधी की तरफ से या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया वो 295 का भी दावा आया। तो मैं कह रहा हूं कि इनको ध्यान में रखते हुए आपको कितनी उम्मीद है इन आंकड़ों से? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत पहले कह दिया था, एग्जिट पोल तो कल आया है शाम को जी, एग्जिट पोल तो शाम को आया है कल। हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं जाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लेने देगा। और हमारा जो हमारा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ उसमें हमने सबसे बातचीत करके डिसाइड हुआ कि हमारी सीटें 295 से पार जा रही है। और 4 तारीख को आप देखेंगे, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज का दिन है, हनुमान जी का घोटा घूमेगा और भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटता हुआ नजर आएगा। अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं राजकुमार जी, तब आप क्या कहेंगे इन पर? देखिए, मैंने आपको कहा नीली छतरी वाला तय करता है। एग्जिट पोल करना सबकी अपनी अपनी नीली छतरी वाला तो तय करता ही करता है, वोटर भी तय करते हैं। लड़ना था, हमने बेहतर चुनाव लड़ा है जी। नीली छतरी वाले का आशीर्वाद और चुनाव आयोग साथ में जो है प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, ईमानदारी और इसके साथ में वोटर की परिणति किसके तरफ होती है वो भी तय करता है। राजकुमार जी, आपके काम कैसे हैं? आप जनता के बीच में मुद्दे कितने डिलीवर कर पाए? आपके नेता आपस में लड़े नहीं, टांग खिंचाई नहीं करके प्रतिबद्धता के साथ चुनाव में कितने खड़े हुए, ये भी मायने रखता है। बोलिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बेहतर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारे ले रही थी। पहले चरण के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो मुद्दे थे, हर एपिसोड पे नए नए मुद्दे लाए। रोजाना दिन में 3-3 बार मुद्दे बदल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और उनके गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया। और हम कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन ने बेहतर चुनाव लड़ा है और हम निश्चित तौर से इस बार 295 पार करके हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा, आप 11-12 बजे के बाद 2 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपस में अपनी नजरें टकटके लगाए एक दूसरे को देखते रहेंगे। ठीक है, अपूर्वा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्वा जी, आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं कल से एग्जिट पोल के कि किस तरीके से 355 से 370 एनडीए और इंडिया गठबंधन 125 से 140। अगर ये आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप क्या कहेंगी? जहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है वहां पर आपकी बाँचें खिल सकती है, या यूं कहें कि उत्साह हो सकता है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप जहां पिछली बार कर रही थी वहां इस बार करती नजर नहीं आ रही है। हेमंत जी, देखिए, ये बहुत ही एग्जिट पोल्स हैं, ये फाइनल पोल्स नहीं है जी। तो मुझे लगता है हम सबको 4 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। और आप आश्वस्त रहिए, आप पिछली बार से लेकर अब की बार तक अगर पैटर्न देखेंगे तो इन 2014 283 वाज द प्रेडिक्टेड एग्जिट पोल, बट वी गेन 336 व्हिच इज 53 सीट्स प्लस। वेयर इज इन 2019 जो एग्जिट पोल्स थे उनका एवरेज 306 था, मगर हमने 47 सीट्स की बढ़त बनाते हुए 353 हमने स्कोर किया। और इस बार भी जो आपके एग्जिट पोल एनडीए के लिए कह रहे हैं वो 355 से 370 कह ही रहे हैं। तो अगर मैं एवरेज निकालती हूँ तो 40 से अगर 50 सीट्स भी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हम तो 400 पार हैं। तो चिंता करने की मुझे लगता है राजकुमार जी को आवश्यकता है, जो अभी बड़ी बड़ी यहाँ पे बैठ करके बातें कर रहे थे कि 4 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दिवा स्वप्न देखने चाहिए, रात्रि स्वप्न भी देखने चाहिए, पर ऐसे स्वप्न नहीं देखने चाहिए जो इस जन्म में तो कांग्रेस के लिए संभव नहीं। लेकिन अपूर्वा जी, मेरा सवाल है कि कर्नाटक जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना जो प्रवेश द्वार मानती आई कि वहां से जो ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल होती आई, क्या इस बार जो है वो जगह अब आंध्र प्रदेश लेता दिख रहा है? ये आंकड़े जो कह रहे हैं उसके हिसाब से प्रदेश तो वैसे ही
इतना त्रस्त हो चुका था वहां के शासन से कि उनको भारतीय जनता पार्टी आनी ही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 वर्षों में डिलीवर किया है वो अभूतपूर्व है और भूतो न भविष्यति है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कर्नाटक के अंदर भी हमारा जो है वो बढ़त क्लीन स्वीप की तरफ रहेगा, आंध्रा में भी रहेगा, तमिलनाडु तेलंगाना में भी आप देखेंगे हमारी सीटें बढ़त की ओर है, क्योंकि ये विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का विश्वास है। और ये दिखता है उनकी दीप्त आंखों के अंदर, दिखता है उनकी ज्योति में, दिखता है जब वो हमारी तरफ देखते हैं बहुत ही आशा भरी निगाहों से, क्योंकि हमने 10 वर्षों में डिलीवर किया है। कांग्रेस के अभी प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे थे कि इनके पास में मुद्दे नहीं है, इनके हर चरण के बाद मुद्दे बदले। तो मुझे लगता है ये भी एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनको पता होना चाहिए कि प्रत्येक चरण के एक नए मुद्दे होते भी हैं। हर स्टेट के अंदर जब नए चुनाव होते हैं, हर स्टेट के अंदर जब हम लोकसभा की बातें करते हैं तो वहां के करंट मुद्दे भी होते हैं जिनसे जनता वास्ता रखती है। तो जब फर्स्ट फेज के मुद्दे हुए तो फर्स्ट फेज वाली जो सीट्स थी हमने उनके मुद्दों को उठाया, जब सेकंड फेज हुआ तो हमने उनके मुद्दों को उठाया, जब आंध्रा के अंदर हुआ तो हमने आंध्रा के मुद्दों को उठाया, जब तेलंगाना में हुआ तो हमने वहां के मुद्दों को उठाया। उड़ीसा में भी बेहतर चुनाव रहा, उड़ीसा में भी काफी, लेकिन चुनौती ये कि नवीन पटनायक जो यहाँ पर करीबन 24 साल से लगातार एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है अब वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदेश का, तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो चुनौती है। मैं उस राज्य की बात करना चाहता हूं, उस पर एक टिप्पणी लेना चाहता हूं, खासतौर पर बिहार, जहां पर आपका कभी मुख्यमंत्री रहा नहीं आज तक, उप मुख्यमंत्री रहे। क्या इस बार जो आंकड़े बिहार में आपको कुछ डेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, वहां से भी आपके लिए कुछ उत्साह है, कुछ उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार से भी इस बार हम लोगों की काफी बढ़त होने वाली है। जहां तक कि आपने ये बात कहा कि मुख्यमंत्री नहीं रहे, आप लोगों के उप मुख्यमंत्री रहे, तो देखिए बिहार के अगर आप टेरेन को और वहां की पॉलिटिकल फिलोसफीज को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हद तक लोकल नैरेटिव्स या रीजनल पार्टी से ड्रिवन रहती है। मगर अब जो है वो जनता के अंदर इतनी जागरूकता आ रही है कि वो राष्ट्र के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, और मैं कहती हूँ विकास और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बिहार की जनता भी हम लोगों के साथ है और आप 4 जून को पाएंगे कि बिहार में भी हम लोगों की अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। चलिए, मैं राजस्थान पर भी आऊंगा, वापस से आपके पास आता हूं। राजकुमार जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं जो अपूर्वा जी कह रही थी? अपूर्वा जी पूरे हिंदुस्तान में घूमी हैं, लेकिन राजस्थान की नेता है, राजस्थान के बारे में कहना शायद भूल गई हैं, और वो कह इसलिए नहीं पा रही हैं क्योंकि चैनल पे देख रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इनकी हालत खराब है। भारत में ये कह रहे थे अच्छी चीज हमने डिलीवर दिया है, मैं कह रहा हूं राजस्थान में डिलीवरी सड़कों पर हो रही है और राजस्थान की जनता देख चुकी है। और राजस्थान की जनता ने देखा कि अस्पतालों के बाहर डिलीवरी हो रही है, तो राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि अब की बार इनको लोकसभा में चोट देनी है। और मैं आपको चैनल पे बता दूं, न्यूज 18 के चैनल के ऊपर, कि आप कह रहे हैं 2 से 7 सीटें आएगी, मैं कह रहा हूं इस बार 12-13 सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के घमंड की बाकी राज्यों में क्या हो रहा है आपका? बाकी राज्यों में हेमंत जी, जहां हम 0 पर थे वहां हमारा खाता खुलेगा, जहां 5 पर थे वहां 7 आएंगे, जहां 10 पर थे वहां 12 पे आएंगे, और जहां 20 पर थे वहां 22 आएंगे, और इसी तरीके से हमारे आंकड़े जुड़ते जाएंगे। और अच्छा, कर्नाटक में तो 28 सीटों में से और जेडीएस और बीजेपी का जो गठबंधन है वो आपको करारी मात देता दिख रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वहां पर तो महज 3 से 7 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल अपने लोगों का अपना अपना आकलन हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा आकलन ये है कि 4 तारीख को हम हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगलवार का दिन, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप जैसे जैसे नतीजे की घड़ी पास में आ रही है आप ईवीएम वाला राग आलापना आपने शुरू कर दिया है। कभी आपके नेता देखिए एग्जिट पोल को गाली देते हैं, कभी आपके नेता किसी बात, लेकिन क्या मंथन कांग्रेस पार्टी के लिए आत्म मंथन का समय नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी तो 24 घंटे आत्ममंथन करती है, केवल 45 घंटे नहीं करती है कि 45 घंटे ध्यान कर लो उससे पार पड़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता तो लगातार 24 घंटे जब भी उसको मौका लगता है देश के लिए समर्पित रहता है। देश के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जान दी है। अपूर्वा जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि बाकी देश की बात कर लेंगे लेकिन राजस्थान की बात नहीं करेंगे, आप हरियाणा की बात नहीं करेंगे, जहां पर आंकड़े आपको डेंट लगता दिखाई दे रहा है, जहां पर क्लीन स्वीप कर रही थी बीजेपी पिछले चुनाव को देखें तो इस बार ऐसा नहीं नजर आता है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो ये नहीं कह रहे हैं। 18 से 23 बीजेपी और 2 से 7 तक कांग्रेस। हेमंत जी, इससे पहले कि मैं कुछ एग्जिट पोल्स के ऊपर कमेंट करूं, राजकुमार जी ने 2 बातें कही। हनुमान जी के आशीर्वाद से हम लोग 4 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 4 तारीख को हनुमान जी के आशीर्वाद से सरकार तो बन रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की बन रही है।
उस कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की बनी नहीं सकती जिसने राम, कहते हैं हनुमान किसका भक्त था, राम का भक्त था। जो राम को पसंद वो हनुमान को पसंद। जिसने राम मंदिर के न्योते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी नौटंकी करके और ठुकराया, और उसके बाद में जब गरज पड़ी तो इनके राजकुमार जाकर के कहते हैं कि अब मैं राम मंदिर के दर्शन करूंगा। ऐसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है यहाँ पे बैठ करके कि हनुमान जी के आशीर्वाद से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जो मंदिर 500 वर्षों से तरस रहा था, वो मंदिर अगर बनाने का काम किसी ने किया तो हमने किया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा राजस्थान में ये कि टफ फाइट कांग्रेस कैसे जो होगी है, जब पिछली बार एक क्लीन मिनट स्वीप हो रहा था? तो अपूर्वा जी, नहीं, लेट मी फिनिश। इन्होंने एक और चीज कही कि कांग्रेस हमेशा मंथन के बोर्ड में रहती है। बिल्कुल कांग्रेस मंथन के बोर्ड में रहती है और इतने अच्छा मंथन करती है, इतना तो समुद्र मंथन में भी नहीं निकला था। और राजकुमार जी जरा ये बता दीजिए कि जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत, विष और वारुणी निकली थी, तो अमृत तो एग्जिट पोल ने दिखा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। विष और वारुणी किसके हिस्से में गई है, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। अभी इंतजार करना बाकी है। अभी अपूर्वा जी थोड़ा सा इंतजार करना बाकी है, नतीजे आ जाएं, और नतीजे आ जाएंगे तो और ज्यादा साफ हो जाएगा और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आशुतोष जी, जल्दी से मैं टिप्पणी चाहता हूं राजस्थान को लेकर के, जहां पर अलवर कोटा इन आंकड़ों के हिसाब से बेहद रोचक मुकाबला है, लेकिन यहां पर बीजेपी की जीत के आसार भी हैं। दोनों जगह पर बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। आपको क्या लगता है, क्या आकलन है आपका? देखिए, अगर कोटा सीट की बात करें तो ओम बिरला जी का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है वो काफी मजबूती के साथ लड़ा है। लेकिन प्रहलाद गुंजल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने के तरीके से वो बहुत हद तक वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने भी वहां पर एक रोचक मुकाबला लड़ा है और मजबूती के साथ में हमको अंतिम समय तक चुनाव में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसके लिए हमको अंतिम, इसके अलावा कुछ और भी सीटें हैं, जैसे 5 से 7, और कांग्रेस जिस तरीके से 12 करीब सीटें बता रही है, वो भी ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, कड़ी टक्कर है, और नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है कि फैसला क्या हो। लेकिन फिलहाल जो 2 सीटों की बात आप कर रहे हैं, वहां पर रोचक मुकाबला होते हुए भी बीजेपी के ही पक्ष में ये सीटें भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के इंतजार अब एग्जिट पोल के बाद में है नतीजों का। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। आखिरकार नतीजे क्या एग्जिट पोल के मुताबिक ही तब्दील होते हुए नजर आएंगे, और किसके लिए खुशी होगी, किसके लिए गम होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार।